स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सब्जेक्ट जो है वो पेपर 2 यानी कि एसएसटी है या सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ है, उनके ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल हैं, जो कि हम सिविक्स को इस वीडियोस के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये जो है वीडियो नंबर 18, चैनल नंबर क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 18 या पार्ट 18, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, वो है। इससे पहले की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिल ही जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी चेक कर सकते हैं। और पहले की वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और सिविक्स के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप जा करके ज़रूर देख सकते हैं क्या, देखना ही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में तो ये तीनों ही आएंगे, जिसका भी पेपर 2 है। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट अगर एसएसटी है तो भाई जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस तीनों ही आते हैं उसके अंदर। ठीक है सर या मैम, जो भी हैं आप, तो उन्हें जा करके ज़रूर देखिएगा। बाकी लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, समझदार व्यक्ति हैं, कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर सकते हैं, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है सर। हाँ जी, चलिए देखते हैं। इसके अंदर हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियोस के अंदर आपात उपबंध वगैरह पढ़ लिया था। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यह जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय है नहीं है, इसका ये मतलब होता है जिस भी चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, बताया गया है, वो संवैधानिक कहलाते हैं। जिसके बारे में नहीं लिखा है वो संवैधानिक नहीं कहलाते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग जो है ये बेसिकली संवैधानिक नहीं है, तो इसके बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा नहीं की गई है। इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जो हमारे वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ही इनका जो है नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता था या आपको ऐसा लगता है कि नहीं पता होना चाहिए, तो फिर भी दिल पे पत्थर रख करके तो भाई याद कर ही लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको जो है मौके बार बार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर इसी एक लाइन में तीसरा सवाल जो है वो ये है कि नीति आयोग का पहले नाम, यानी 1 जनवरी 2015 से पहले जो है नीति आयोग का क्या नाम था? इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था इसका? योजना आयोग। और 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदल करके योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है वो ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब तक आपने जितना पढ़ा, इसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल गए होंगे, है कि नहीं? इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया। कौन है भाई? अरविंद पनगड़िया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। इस आयोग का कार्यकाल भी 5 साल के लिए होता है, और ये आयोग के अंदर जो भी सदस्य होते हैं वो पीएम के ही प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, पीएम के ही जो है बताए गए चीज़ों पर काम करते हैं। और इस आयोग का मुख्य कार्य जो है वो है देश में मानव संसाधन का अनुमान लगाना। ठीक है, क्या मेन काम है इसका? मानव संसाधन का अनुमान लगाना, है कि नहीं? तो देखिए 4 पॉइंट है ज़रूर, लेकिन 5 से 6 नंबर आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। ठीक है सर। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए ये जो है संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय विकास के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें कोई भी छेड़खानी अगर होती है, छेड़खानी से मेरा मतलब है संशोधन, अमेंडमेंट जो होता है वो संसद के अंदर करवाया जाता है या किया जाता है। ठीक है सर। इसका गठन जो है सबसे पहले 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम ही होता है, यानी कि जिस भी वर्ष पीएम जो भी चेंज होते हैं या जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश के होते हैं वही इनके अध्यक्ष भी होते हैं, क्योंकि देश की डेवलपमेंट की बात हो रही है इसके अंदर, और पीएम जो है इसका अध्यक्ष इसीलिए होता है। इस परिषद की अनुमति के बिना कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है, यानी ऐसी कोई भी पॉलिसी जो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है
ठीक है, 5 साल के लिए कोई भी पॉलिसी अगर आपको कंट्री के अंदर लेकर के आना है, तो उसको अप्रूवल जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही देगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, छत नहीं इस होना चाहिए। इसका निर्माण यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण जो है नीति आयोग की सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि नीति आयोग को हेल्प मिले ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर या उन चीज़ों को देखने के लिए, तो इसलिए क्या करा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया। ठीक है सर। इसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 263 में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पहले अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी। जो पहली अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनाई गई थी 1990 में बनाई गई थी, और इसकी संस्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसका मेन काम क्या है, तो इसका मुख्य काम जो है, कारण नहीं काम, मुख्य काम या कार्य आप जो भी कहिए, इसका मेन काम है वो है राज्य व केंद्र सरकार के विवादों का। यानी कि देखिए भाई, कई बार क्या होता है ना कि स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर इनकी जो गवर्नमेंट होती है, इनके बीच में वाद विवाद हो जाता है। कोई भी इशू अगर हो जाता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, वहाँ पर उचित सलाह देता है और उनके हितों का संरक्षण करता है। ये इसका मेन काम है। ठीक है, ये क्या है, इनका मेन काम है। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है, इसका रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 263, और ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन राष्ट्रपति करता है, और सबसे पहले ये 1990 में जो है बनाया गया था। इसका मेन काम बेसिकली ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी इश्यूज है, उसको जो है ये उचित सलाह दे करके क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है सर। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है लोक सेवा आयोग। कौन सा आयोग है भाई, लोक सेवा आयोग। ठीक है, बहुत सारे आयोग हैं जो आपने अभी पढ़ रहे हो, पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। 1926 में ली कमीशन की संस्तुति के आधार पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि इसका गठन कब किया गया, 1926 के अंदर। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर 65 साल, यानी कि उसकी एज अगर 65 साल की हो जाएगी तब वो हट जाएगा। अगर 65 से पहले अगर उसको 6 साल हो गए हैं कार्यकाल करते, उसका जो कार्यकाल है उसके कार्यकाल को 6 साल हो गए, अगर वो 65 साल का नहीं हुआ तब भी वो जो है अपने पोस्ट से हट जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 315 के अंतर्गत देश में एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आते हैं, यूपीएससी जो एग्जाम लेती है आपको पता है, और राज्य सेवा आयोग के अंदर पीसीएस वगैरह आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको अब मालूम चल गया होगा। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, क्योंकि और देश के लिए कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राज्य के लिए कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे आपकी राष्ट्रपति ही क्यों इस प्रकार की चीज़ों को नियुक्त करता है, और राज्यपाल क्यों राज्य से रिलेटेड जो मेन पोस्ट होते हैं उनको नियुक्त करता है। ठीक है, अगर वीडियोस को आप पहले से देख रहे हैं तो, और नहीं देख रहे हैं तो भाई जाके देखिए जरूर। देश में लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए कई समितियां बनी हैं। ठीक है, बनाई गई हैं, इनको भी हम देखते हैं। जैसे कि जो है डीएस कोठारी आयोग बहुत था, ये बेसिकली परीक्षा में सुधार हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। सतीश चंद्र का जो है सतीश चंद्र समिति बनाई गई थी, ये भी परीक्षा से रिलेटेड थे। पीसी होता जी ने सिविल सेवा के से रिलेटेड जो है बनाया था। ठीक है, डॉक्टर बी के बक्कम जी जो थे वो सिविल सेवा में उम्र घटाने के लिए जो है इनका गठित किया गया था। तो ये जो आप सुन करके भी ध्यान रख सकते हैं, इतना डीप नहीं पूछा जाता सिविक्स से जो है आपके सीटेट के एग्जाम में, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद है राजभाषा आयोग। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसके बारे में लिखा गया है। राजभाषा की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा की नहीं। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हमारे देश की राजभाषा है जो कि है हिंदी। तो देखिए 345 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 345 के अंतर्गत देश की राजभाषा हिंदी वाली देवनागरी है, यानी हिंदी लिपि वाली। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, हमारे देश की भाषा है, और इसकी लिपि जो है वो क्या है, देवनागरी। और इसके बारे में आर्टिकल 345 में बताया गया है। ये देखिए एक पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके देश की कोई नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा जो है वो नहीं है, बल्कि हमारे देश की
राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी, जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। क्यों? क्योंकि इसका 40% भाग यानी कि देश का 40% भाग जो है वो हिंदी बोलता है, इसलिए ये हमारी राजभाषा है। मूल संविधान में 14 राष्ट्रीय भाषा, जब हमारा मूल संविधान बना था, जो स्टार्टिंग का संविधान था, उसमें हमारी 14 जो है राष्ट्रीय भाषा थी, नेशनल लैंग्वेज थी, जो उसके अंदर हमारे जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट अब जो है वो 22 भाषाएं हैं हमारी, जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अनुसूची 8 के अंदर है ये, इसको हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो भाई उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख लेंगे उसको। ठीक है, अंग्रेजी भाषा भारत की सहायक राजभाषा है। देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिविक्स में ही नहीं बल्कि ये जो हिंदी और इंग्लिश का आपका लैंग्वेज वाला टॉपिक होता है ना, जो पार्ट होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि इंग्लिश जो है वो इंडिया की कैसी लैंग्वेज है। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बल्कि सहायक भाषा, सहायक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो नहीं है। जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हुई तो अंग्रेजी कैसे हो जाएगी? केवल ये क्या है? सहायक राजभाषा है। भारत के 3 राज्य मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, देश के, हमारे देश के जो 3 राज्य हैं, 3 स्टेट है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजी पर निर्भर है। तो इनकी राजभाषा भी जो है वो अंग्रेजी है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम चल जाती है कि हमारे देश की एक तो राष्ट्रीय भाषा कोई सी नहीं है बल्कि राज्य भाषा हिंदी है, और ऑफिशियल सपोर्टिव लैंग्वेज या को रिलेटिव लैंग्वेज जो है वो क्या है? इंग्लिश है। लेकिन हमारे देश के 3 ऐसे स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जो पूरी तरह से अंग्रेजी पर निर्भर करते हैं, तो इनकी राजभाषा भी अंग्रेजी ही है। ठीक है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य विधानमंडल में कार्यवाही 8वीं अनुसूची में शामिल राजभाषाओं में किसी एक भाषा के द्वारा की जाती है। यानी कि राज्य विधानमंडल में अगर आप कार्यवाही कर रहे हैं तो ये जो 22 भाषा हैं, इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कौन सी भाषा है ये हमने वीडियो बना रखी है, यानी स्टार्टिंग की, आपको सिविक्स वाले में ही प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में पता चल गया होगा। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होती है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 348 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही होती है वो किस लैंग्वेज में होती है? अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट व राज्यपाल की अनुमति से हाई कोर्ट, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल की अनुमति से हाई कोर्ट की कार्रवाई जो है राजभाषा में की जा सकती है, जो कि हमारी क्या है? हिंदी। लेकिन अगर यही हाई कोर्ट मेघालय का हो, मिजोरम का हो, नागालैंड का हो, तो उनकी राजभाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश। ठीक है सर, ये आपको ध्यान रखना है, आप चाहे ना चाहें फिर भी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि लोकपाल और लोका आयुक्त, ये लास्ट पॉइंट होगा हमारे इस वीडियो का। ठीक है सर, इसके बाद एक लास्ट वीडियो और रह जाएगी, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, और ठीक है उसके बाद हम इसको बहुत आराम से जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट यानी संसदीय समितियों को पढ़ेंगे, बस उसके बाद जो है आपका सिविक्स वाला पॉइंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकपाल व लोकायुक्त आयुक्त, ठीक है, इसको देखिए। पहला पॉइंट है, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में देश में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, देश के अंदर होता है लोकपाल और राज्यों में होता है लोकायुक्त। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या देश के अंदर यानी कि केंद्र में लोकायुक्त होता है, तो नहीं, कहाँ होता है? राज्यों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2011 में लोकपाल तथा लोकायुक्त 11वें यानी 116वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा वाला? 116, इसके द्वारा लोकसभा में पेश हुए, लेकिन 2/3 बहुमत से, ठीक है, भावमत नहीं, बहुमत ना मिलने के कारण खारिज हो गए। यानी कि सब इसको 2011 में पेश किया गया, कहाँ पर? संसद में, लेकिन 2/3 भाग इसको मिला नहीं, बहुमत मिला नहीं, तो ये खारिज हो गए। सबसे पहले लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। वर्तमान में 18 राज्यों में लोकायुक्त गठित है ऑलरेडी, और लोकपाल समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि इस वक्त कौन होंगे भाई? श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इनके अध्यक्ष हैं। तो देखिए लोकपाल लोकायुक्त से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको मालूम चल गई होगी। वैसे तो ये बहुत सारी डीप चीज़ें हैं, बट सीटेट्स में क्या होता है ना कि सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है, सिविक्स का पोर्शन थोड़ा सा कम आता है।
हिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही कम आता है। आपको पता होगा हिस्ट्री में चैप्टर लगभग आपके 20+ बनेंगे, जबकि सिविक्स में आपके हद मार करके 10-11 चैप्टर रह जाते हैं। ठीक है, और जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड वाली चीज़ें हैं ना, देखिए आप अगर सिविक्स में केवल ये वीडियो देख रहे हैं तो दिक्कत होगी, आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी। एक पहले भी हमने वीडियो बना रखी है सिविक्स के ऊपर, उसको जरूर देखिए, वहाँ पर डाइवर्सिटी वगैरह हमने बता रखा है, वो आपको देखना है। उस और ये भी वीडियोस देखनी है, मतलब वो भी देखना, ये भी देखना, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चाहे सवाल किसी भी पोर्शन से है, आप इजीली आंसर दे देंगे उसका। ठीक है, तो उन वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप जा करके प्लेलिस्ट को चेक करेंगे चैनल के, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जो है आज का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक के साथ आपके लिए या आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनकी वीडियोस अवेलेबल है, उनको जाकर जरूर चेक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। जय हिंद।